हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। आज जो टॉपिक है यूपीएससी में, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने जब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस से परिचय कराया था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल बताया था, और आज मैं जब इसे समअप करूँगा, कंप्लीट करूँगा, तो यूपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं दिखाऊंगा कि इस जो मैंने फ्रेमिंग किया है इसी के अंतर है। जो आज का टॉपिक है वह है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही आसान है, बस इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए प्लीज़। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था प्रशासन, जो नेचर, स्कोप, आप लोग देख रहे हैं ना, इसको रिवाइज करते रहिए। नेचर, स्कोप वगैरह में मैंने डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि प्रशासन एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही व्यापक संकल्पना है। कबीले से लेके मैंने एग्जाम्पल लिया था, आज जो मॉडर्न स्टेट है, आधुनिक राज्य है, उसके द्वारा व्यक्तियों की देखभाल ही प्रशासन है। और आगे चलकर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को डिफाइन किया था, और आज आपके सामने एक शब्द और आ जाएगा। तो यही आपका टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव स्टडी, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, ये लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों की उत्पत्ति प्रशासन से हो रही है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। जब प्रशासन के आगे हमने पब्लिक शब्द यूज किया, मतलब गवर्नमेंटल अफेयर्स, लोक प्रशासन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज गवर्नमेंटल मैनेजमेंट या गवर्नमेंटल अफेयर्स। जब सरकार के द्वारा प्रबंधन, सरकार के द्वारा देखभाल की जाएगी तो दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट या सेक्टर मैनेजमेंट करे, अफेयर्स करे, लुक आफ्टर करे, तो दैट इज नोन एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। मजेदार चीज़ देखिए ना कि दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन से। बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, सो दे आर सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, और यही आपका टॉपिक है आज। जब दोनों की उत्पत्ति एक ही प्रशासन से हो रही है तो इनके बीच समानता भी होगी और असमानताएं। अरे सिंपल से समझिए ना कि सपोज करिए कि आपके घर में कुछ आप हो, आपके भाई बहन होंगे, तो सबके माता पिता एक ही हैं, लेकिन क्या सबका स्वभाव एक ही होगा? नहीं। कुछ फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस, कुछ अन्य कैरेक्टर हो सकता है उसमें समान हो, लेकिन डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। तो यही मुद्दा आपके सामने है कि लोक प्रशासन, निजी प्रशासन के मध्य सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और इनके मध्य डिससिमिलरिटीज़, असमानताएं और समानताएं आज हम चर्चा करेंगे एक चार्ट के माध्यम से। चार्ट का उद्देश्य ये होता है ना कि ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। तो मैंने भी एक चार्ट आपको बनाया है और इसी के माध्यम से आज मैं इस पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य जब हम समानता की चर्चा करते हैं, तो पहला जो समानता है, ऑब्जेक्टिव दोनों का एक है। चाहे वो सरकारी प्रबंधन हो, मीन्स लोक प्रशासन, या वो निजी प्रबंधन या निजी प्रशासन हो, दोनों का लक्ष्य होता है इफिशियंसी एंड इकोनॉमी। बोथ ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, दैट इज इफिशियंसी एंड इकोनॉमी, कार्य कुशलता और मितव्ययिता। पीछे मैंने इसका काफ़ी डिटेल किया था। कार्य कुशलता का अर्थ होता है कि जो भी लक्ष्य हो, चाहे वो लोक प्रशासन के समक्ष हो या निजी प्रशासन, उस लक्ष्यों की सही समय में प्राप्ति, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और गोल इन ए फिक्स टाइम, ए डेफिनिट टाइम, दैट इज एफिशिएंसी। जैसे आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आपको कार्यकुशल हम तब मानेंगे जब आपने प्लानिंग किया
कि हम 2023 में हमारा जो प्लान है, स्ट्रेटजी है, याद करिए पहला लेक्चर, तो हम 2023 में क्वालिफाई करेंगे, ये लक्ष्य आपने बनाया। तो अगर आप 2023 में यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, तो आपको मैं कहूँगा आप दक्ष हैं। आप 225 में करते हैं, 4 में करते हैं, एफिशिएंट नहीं है, सफल हुए बट एफिशिएंट नहीं है। तो यही है दक्षता, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित समय में ही क्या कहलाता है, दक्षता। और ये सरकारी क्षेत्र का भी उद्देश्य है, मतलब लोक प्रशासन का भी है, और ये निजी प्रशासन में तो इस पर बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो पहली सिमेट्रिक क्लियर हुआ। आइए देखते हैं, कुछ नए शब्द आपके सामने आएंगे डे बाय डे, बहुत आसान है। और आप जब प्रशासन में जाएंगे या अभी भी अगर आप इन सब चीज़ों से परिचित है, प्रशासकीय संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल प्रिंसिपल, प्रबंधकीय सिद्धांत, ये दोनों प्रकार के प्रशासन में क्या है, समान है। कैसे, मैं आपको बता दूं, प्रशासकीय संरचना में एक, जब भी आप किसी प्रशासन में जाएंगे तो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, यही है प्रशासकीय संरचना। और इसमें ढेर सारे सिद्धांत होते हैं। पद सोपान का सिद्धांत, हायरार्किकल सिस्टम, ये पद सोपान मैंने बनाई है, पद सोपानिक सिद्धांत, हायरार्किकल चेन या स्केलर चेन। दूसरा, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, हालांकि आदेश की एकता को हम सिद्धांत में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संचार, कम्युनिकेशन, ये सब सिद्धांतों में आएंगे। और कुछ मैनेजरियल प्रिंसिपल स्पेशली, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, गुलिक का पोस्ट कार्ड सिद्धांत और उर्विक का फेयोल का पोकाक सिद्धांत। आप लोक प्रशासन या सरकारी क्षेत्र में जाएंगे, पद सोपानिक व्यवस्था आपको मिलेगा, वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। आदेश की एकता क्या है, ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ओनली वन ऑर्डर फ्रॉम जस्ट हिज सीनियर, प्रत्येक अधीनस्थ को सिर्फ एक आदेश ग्रहण करना चाहिए और अपने तत्काल वरिष्ठ से। हेनरी फ्योल ने बताया था, बहुत मजेदार है, उसकी चर्चा हम करेंगे थिंकर्स में, ये आगे जब फंडामेंटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे वहाँ बता देंगे। तो ये नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, मतलब चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, प्रत्येक प्रकार के प्रशासन में ये सिमिलरिटीज है, समानता है। पोस्ट कार्ड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग गवर्नमेंट करती है, जिला प्रशासन में होता है, राज्य प्रशासन में होता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका का सरकार, जर्मनी का सरकार, जापान का सरकार, मतलब कोई कंट्री हो उसको एक मैनेजरियल अप्रोच को शीर्ष स्तर पर यूज करना है। पोकाक का सिद्धांत, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड एंड कंट्रोल, मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रशासकीय संरचना और सिद्धांत दोनों प्रकार के प्रशासन में समान है, ये भी सिमिलरिटीज है। तीसरा हम चर्चा करें रिसोर्स मैनेजमेंट, और आजकल तो वैश्विक स्तर पर लगभग सभी सरकारें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर बहुत एम्फसाइज कर रही हैं। और आपका अगर आपने MBA किया या सिविल सर्विसेज में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि प्रशासन या लोक प्रशासन को चलाने के लिए कुछ निश्चित संसाधनों की आवश्यकता होती है, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मानवीय संसाधन होता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो उस ह्यूमन बीइंग को एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट के रूप में कैसे उसे आकर्षित किया जाए, कैसे भर्ती हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो, कैसे उनसे बेहतर कार्य कराया जाए, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, सरकार और उनके बीच में रिलेशन कैसे बेहतर तरीके से विकसित किया जाए, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। इस पर आपका टॉपिक है वेटलिज्म, विटलेवाद, ब्रिटेन में पॉपुलर हुआ था, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर तो और इसमें अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है, ढेर सारे आप देखते हैं रिम्यूनरेशन, इंसेंटिव्स देता है, प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट भी उसी दिशा में चल रही है। तो ये भी रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज़ आल्सो दिस इज आल्सो सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी माध्यम
संसाधन का प्रबंधन और उसका बेहतर प्रयोग दोनों प्रकार के प्रशासनों में देखने को मिलता है। और इस 21st सेंचुरी में, मैं आगे भी बताऊंगा, इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। जब आप किसी भी कार्यालय को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय मतलब सिविल सेवा, निजी मतलब आप कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हो, तो पहला सबसे काम होता है उस सरकारी या निजी कार्यालय के कार्य संस्कृति से परिचित कराया जाए। ओरिएंटेशन शब्द है, ट्रेनिंग में पढ़ाऊंगा, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, उसका पूरा ध्यान किस पे है कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उनमें विशेषज्ञता एवं दक्षता का विकास कैसे किया जाए। तो उसके लिए बट नेचुरल है किसकी आवश्यकता होगी, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के, प्रशिक्षण के भी विषय वस्तु पर दोनों प्रकार के प्रशासन द्वारा इक्वली एम्फेसाइज किया जाता है। तो ये भी सिमिलरिटीज हो गई। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, लिखा रहता है मे आई हेल्प यू। ये अलग बात है कि आपको हेल्प नहीं मिलती, वहाँ कोई बैठता ही नहीं है। स्टेशन वगैरह पे लिखा रहता है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ किससे सहायता मांगूँ। लेकिन सरकारी प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए तो आप जैसे एंट्री करेंगे, एक बहुत ही स्मार्ट आपको, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल, बैठा मिलेगा और आपसे पूछेगा किससे मिलना, मैं हेल्प कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों प्रकार के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जनसंपर्क। और आजकल देखिए ना, सरकारी कार्यालयों में आप जनसंपर्क विभाग देख सकते हैं, जिसमें शासन की नीतियों को जनता के मध्य प्रेषित किया जाता है। सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कर रही है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। और प्राइवेट सेक्टर में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये जो पब्लिक रिलेशन है, जनसंपर्क है, दिस इज आल्सो सिमिलरिटी बिटवीन बोथ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी दोनों के बीच में समानता को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कर्मचारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान या कर्मचारियों का आदान प्रदान। अमेरिका में तो इसके लिए लैटरल एंट्री व्यवस्था बनाई गई है कि किसी भी एज में कोई भी व्यक्ति शासन के किसी भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी अभी देखिए प्रयास किया जा रहा है लैटरल एंट्री का, संयुक्त सचिव के पद पर प्राइवेट सेक्टर से या विशेषज्ञों को क्या किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जब सरकार के एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ सरकार में जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के चुनौतियों का, विषय वस्तु का आपस में क्या करेंगे, विचारों के रूप में आदान प्रदान करेंगे। तो ये भी एक सिमिलरिटी हो जाती है। और भारत में तो इसका एक एग्जाम्पल है, हैदराबाद में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज है, जहाँ पर सीनियर मोस्ट जो IAS होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव होते हैं, दोनों को बुलाया जाता है और दोनों के मध्य क्या होता है, एक ट्रेनिंग का ये पार्ट है, विचारों का आदान प्रदान। तो निश्चित ही ये भी सिमिलरिटी शो कर रहा है। लोक उपक्रम आपका टॉपिक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर में कॉमन है, मैंने आपको परिचय कराया था। सरकार के द्वारा जब व्यावसायिक कार्यों को संपादित किया जाए, भाई गवर्नमेंट, अभी जब डिफरेंसेस बताएंगे तो गवर्नमेंट का जो वैल्यू है, नेचर है, वो पब्लिक वेलफेयर है। लेकिन पब्लिक वेलफेयर कहाँ से करेगा, उसके लिए उसे भी कुछ बिजनेस करना होगा। तो जब वो बिजनेस करेगा तो निश्चित वो किसके पैटर्न को, किसके मॉडल को यूज करेगा, प्राइवेट सेक्टर के मॉडल को यूज करेगा। तो वही है पब्लिक इंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट डिफरेंट फील्ड में क्या करता है, व्यावसायिक क्रियाकलापों को संपादित करता है, किसके थ्रू, पब्लिक इंटरप्राइजेज। दैट इज आल्सो सिमिलरिटी बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी लोक उपक्रमों की जो कार्यशैली है, लोक उपक्रमों का जो आर्थिक उदारीकरण के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो उन्हें ढेर सारे फ्रीडम दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक के कंसेप्ट पे है और वो भी उद्यमी शासन का ही बेस्ड है। अर्थात लोक उपक्रम की संरचना, कार्यप्रणाली लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के गुणों को क्या कर रहा है, समाहित कर रहा है। ये भी एक क्या हो गया, सिमिलरिटीज। और लीडरशिप, बिना लीडर के
नेतृत्व के कोई संगठन कार्य नहीं कर सकता। इसका तो एक पूरा डिटेल टॉपिक आपका है। लीडरशिप क्या है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या है, वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हु इज लीडर, किसी भी संगठन में ये लीडर है, और नीचे इसके फॉलोअर कह सकते हैं या इसके कुलीग कह सकते हैं। तो लीडर क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में लीड करता है, जो भी पॉलिसी होगी, जो भी प्रोग्राम होगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लीडरशिप लीडर के द्वारा उस पॉलिसी और प्रोग्राम का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। क्लियर है? अर्थात आप ये डिफरेंट जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड मैनेजर प्रिंसिपल, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ट्रेनिंग, पब्लिक रिलेशन और डेलिब्रेशन ऑफ आइडियाज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ लीडरशिप, सो दैट बट evolution of both public administration and private administration from administration समानता है। हिंदी माध्यम, ये जितने भी आपसे देख रहे हैं पॉइंट्स, उद्देश्य, प्रशासकीय संरचना, प्रबंधकीय सिद्धांत, संसाधन प्रबंधन और उसका बेहतर प्रयोग, प्रशिक्षण का विषय वस्तु, जनसंपर्क, कर्मचारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, लोक उपक्रम, नेतृत्व का सिद्धांत, यह सिद्ध करता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की उत्पत्ति प्रशासन से हुई है, जो इनके मध्य समानता को सिद्ध करता है। यूपीएससी में पूछा गया है कि तमाम समानताओं के बावजूद, देखिए ऐसे प्रश्न होता है अप्लाइड फॉर्म में, कोई भी प्रशासन नितांत रूप से समान नहीं हो सकते हैं। मतलब तमाम समानताओं के बावजूद कोई भी प्रशासन नितांत समान नहीं हो सकते। कोई प्रशासन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिमिलरिटी है भाई, अभी मैंने बताया कि माता पिता के जो बच्चे होते हैं, दो भाई या बहन, उनकी भी समानता होती है परिवार में, लेकिन समानता से ज़्यादा असमानता भी होती है। बस इसी तरह आप इसको समझो। तो निश्चित ही आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, जो दूसरा हेड्स हमारा है, उनके बीच में डिससिमिलरिटीज क्या है, असमानता क्या है, उसको भी समझ लीजिए आप। और फिर हम एक नए टॉपिक में दिखा देंगे जो प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में भी, पीएससी में भी, कि 21st सेंचुरी में इनके बीच में रिलेशन क्या है। क्या है डिफरेंसेस? यूपीएससी कह रहा है कि तमाम समानताओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ मेनी इक्वलिटी, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब नितांत समानताओं, तमाम समानताओं के बावजूद कोई भी प्रशासन नितांत रूप से समान नहीं हो सकता है। मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस है। तो आइए देखते हैं कैसे है डिफरेंसेस। तो हमने एक बहुत ही, आपको कोई चीज़ देखिए इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। देखिए पहला नेचर, पहला जो डिफरेंस है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, वो नेचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। अभी देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वेलफेयर ओरिएंटेड। आप कहेंगे सर प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, उसकी चर्चा हम 21st सेंचुरी में करेंगे, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बताएंगे। लेकिन जो एक आप कह सकते हो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस था, 1950 से लेकर 1990 तक के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, यह वेलफेयर, आज भी कहा जाता है वेलफेयर स्टेट, तो यह वेलफेयर ओरिएंटेड है। कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब लोक प्रशासन कल्याण उन्मुख है। लोक प्रशासन जन कल्याण पर एम्फेसिस करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइज पब्लिक वेलफेयर, ये इसका नेचर है। देखिए मैंने एग्जांपल दिया था ना, अब इस पैंडेमिक में देखिए गवर्नमेंट कितना काम कर रही है ना, ये नेचर है, वेलफेयर करना है। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, जो जिनके कोरोना काल में फैमिली में कोई डेथ हुई, जो गार्जियन थे, तमाम आर्थिक सहायता भारत सरकार के द्वारा सहायता, दैट इज पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड है।
जन कल्याणकारी है। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान फेलिक्स निग्रो ये क्या कहते हैं, निग्रो साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन का हृदय जन कल्याण के लिए धड़कता है। क्या बात है यार, हाँ? मतलब इतनी बड़ी बात कह दिया निग्रो ने, लोक प्रशासन का हृदय। अब धड़कता या नहीं धड़कता, व्यवहार की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये मत बताइए कि सर वो IAS OPSS या नहीं। लोक प्रशासन, ये पूरे वैश्विक लोक प्रशासन की बात हो रही है। तो लोक प्रशासन का हृदय जन कल्याण के लिए धड़कता है, अर्थात इसका जो नेचर है, जो इसकी प्रकृति है, कल्याणकारी है। और प्राइवेट सेक्टर, भारत का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, अडानी, अंबानी, भाई वो वेलफेयर करेंगे, वो बताएंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो उनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसलिए करना पड़ रहा है। तो इनका उद्देश्य क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, लाभकारी। मतलब पहला अंतर क्या हो गया, यह कल्याणकारी है, यह लाभ उन्मुख है या लाभ पे फोकस करता है। भाई कोई कंपनी चलाएगा तो उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा देखिए मूल्य। अच्छा ये बताइए, आपके पॉकेट में 10,000 रुपीज है और आपने कुछ जरूरतमंदों को डोनेट कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका बजट क्या हो जाएगा, घाटे का हो जाएगा। तो सरकार इतना ज़्यादा क्षेत्रों में इसका एरिया है या कार्य कर रहा है कि इसका बजट हमेशा, चूंकि वेलफेयर कर रहा है, अर्निंग हो रही है, बट वो अर्निंग उसकी तुलना में बहुत कम है, तो हमेशा इसका मूल्य देखेंगे तो यह घाटे के बजट पे आधारित होता है। लेकिन आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो कारपोरेट कल्चर है, अगर एक भी कंपनी घाटे में जा रही, कंपनी बंद। मतलब लोक प्रशासन घाटे के बजट पर आधारित है और निजी प्रशासन लाभ के बजट पर आधारित है। अच्छा घाटा का बजट होगा तो फिर सरकार को कल्याण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी। वो फंड के लिए कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। मैं आगे बताऊंगा कि संसदीय नियंत्रण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया कंट्रोल, एकदम कोरिलेट है। देखिए कितना आसान है, ये चीज़ें आपको सुनाई देती होंगी ना कि बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री साहब। वित्त मंत्री एक परंपरा बनी हुई है, प्रधानमंत्री इज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एक्सचेकर। वित्त मंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री के पास इतना वर्कलोड है, वो अपने कर्तव्यों कार्यों को डेलीगेट किया हुआ है। तो वित्त मंत्री साहब बजट पेश कर रहे हैं, किस लिए पेश कर रहे हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल। और पार्लियामेंट क्यों अप्रूवल देगी, क्योंकि संसद जनता की प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि। तो संसद क्या करेगा, क्योंकि जो आप कहते हैं, मैं सुनता हूँ मैंने कर दिया, मेरी सरकार ने कर दिया, जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि जनता द्वारा दिया गया टैक्स ये जनता का पैसा है। खैर उन सब मुद्दों पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ आ जाऊँ कि यह संसदीय नियंत्रण के अधीन होता है। क्यों, क्योंकि वेलफेयर कर रहा है, बजट घाटे का होगा। देखिए कोरिलेटेड है, इसलिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा कि साहब हाँ आपका बजट, आपने ये कार्य किया। और यहाँ पे देखिए यह प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो प्रॉफिट बजट होगा। और इसका जो निजी स्वामी होगा, अंबानी, बिल गेट्स या जो भी, वही क्या करेगा, कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करेगा। तो आपने देखा, पहला आपने नेचर में देखा दोनों के डिफरेंसेस हैं, ये वेलफेयर ओरिएंटेड है और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है। फिर आपने देखा वैल्यू, ये डेफिसिट बजट पे आधारित है, घाटे के बजट पे, और ये प्रॉफिट बजट पे आधारित है। तीसरा आपने देखा कंट्रोल, नियंत्रण, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अधीन है, और ये जो उसका इंटरप्रेन्योर का जो ओनर है उसके अधीन है, निजी प्रशासक का जो स्वामी है उसके अधीन है। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये मेरी हैबिट है, मुझे लगता है मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूँ मैं यूट्यूब में हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो मेरी एक हैबिट बनी हुई है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने का। तो इसको जब आप लोग वीडियो देखिए तो समझिए कि सर मैं खड़ा हूँ आपके साथ हूँ, ऐसा महसूस करिए, आप इंजॉय करोगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पारदर्शिता का सिद्धांत। व्हाट इज दिस, ये क्या है?
अभी आपने बताया कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वे जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनी जाती हैं। तो ये संप्रभु इकाई कौन है? पीपल, जनता। और उसके अथॉरिटी का प्रयोग कौन कर रहा है? संसद, संसद से सरकार और सरकार से नौकरशाही प्रशासनिक एजेंसी। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक या लोक प्रशासन के कार्य प्रणाली पर जनता की निगाह होगी। प्रशासन में पारदर्शिता होना चाहिए, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का सिद्धांत लोक प्रशासन का आधार है। अमेरिकी विद्वान पॉल एपलबी, ये कई बार आप इसे लिख दे रहा हूं मैं बोर्ड पे, पॉल एपलबी या एपलबाई, कुछ भी आप उच्चारण करिए, एपलबी या एपलबाई। ये क्या कहते हैं? ये पॉल एपलबाई कहते हैं कि लोक प्रशासक कांच के घर में निवास करता है, मतलब सब कुछ देखता है। न्यूज़पेपर आप खोलिए तो लोकल न्यूज़ में आप देखेंगे डीएम क्या कर रहे हैं, या जो भी ब्यूरोक्रेसी है, एसपी क्या कर रहे हैं। आपका न्यूज़ तो नहीं छपता ना, आपको तो क्या करना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता अपना। तो लोक प्रशासन में पारदर्शिता का सिद्धांत है, मतलब प्रशासन के क्रियाकलापों पर जो एक्टिविटीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन की, जनता ओवरसी, देखभाल या निगाह रखती है। इसीलिए एपलबी ने क्या कहा कि प्रशासक या लोक प्रशासक कांच के घर में निवास करते हैं। अब जरूरी भी है भाई, आपको इतनी अथॉरिटी दी जा रही है तो पर्सनल लाइफ किस बात की? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए ना, कंट्रोल भी तो होना चाहिए आपके ऊपर। और प्राइवेट सेक्टर में वो ऐसा नहीं कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कोई भी डिफरेंसेस होते हैं वो हमेशा रिलेटिव होते हैं, सापेक्षिक रूप से। तो तुलनात्मक रूप से, सापेक्षिक रूप से ये सिद्धांत प्राइवेट सेक्टर में नहीं लागू होता है, तुलनात्मक रूप से, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि पारदर्शिता का सिद्धांत लोक प्रशासन में पाया जाता है, सापेक्षिक रूप से नहीं पाया जाता किसमें? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट देखिए, रूल ऑफ लॉ। किसी भी शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए विधि का शासन, या कोई समाज, सभ्य समाज, उसको प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। सेकंड पेपर में मुझे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा काफ़ी डिटेल, या संविधान में। अभी मेरा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा संविधान और व्यवस्था पे, घबराइए मत, थोड़ा सा वेट करिए। तो विधि का शासन क्या होता है? लोक प्रशासन कठोरता से विभिन्न प्रकार के नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं का पालन करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो अप रिजिडली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, लॉ, प्रोसीजर्स, रेगुलेशन। कोई भी आप सरकारी कार्यालय में चले जाइए तो वहाँ पे देखिए कार्य करने की एक अलग क्या होगा? प्रक्रिया होगा, एक अलग क्या होगा? रेगुलेशन होगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये सापेक्षिक रूप से विधि का शासन का अभाव है। अब ऐसा नहीं, रूल ऑफ लॉ वहाँ लागू होगा, लेकिन जितनी कठोरता के साथ पब्लिक सेक्टर में लागू होगा उतनी कठोरता प्राइवेट सेक्टर में नहीं पाएगी। तो दैट इज आल्सो डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट? क्या कि लोक प्रशासन कठोरता के साथ विधि के शासन पर आधारित है, निजी प्रशासन में सापेक्षिक रूप से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसका अभाव है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है तटस्थता एवं अनामता का सिद्धांत। देखिए, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और मास्टरमाइंड कमेटी जो सेकंड पेपर में आपको बताया जाएगा, जहाँ पे चर्चित मुद्दे हम डिस्कस करेंगे, तो ये सिद्धांत वहीं से लिया गया, मास्टरमाइंड कमेटी से। दोनों को समझिए पहले। न्यूट्रलिटी एंड इंग्लिश मीडियम, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एनमिटी। क्या है न्यूट्रलिटी? तटस्थ क्या है? तटस्थता है क्या है? लोक प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य संचालित किया जाता है जनता के लिए किया जाएगा, तो जनता के साथ कार्यों के संचालन में
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आप कहेंगे अरे सर तमाम जगहों पे गरीबों के लिए अलग नियम है, भेदभाव है। तो सर वो बेटा वो भेदभाव नहीं है, वो क्या है, सामाजिक संरक्षण है। उन्हें संरक्षित किया गया है विभिन्न कानूनों के द्वारा। सामान्यतः लोक प्रशासन सेवा प्रदान करते समय विभिन्न व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता है, जबकि निजी प्रशासन, आप जाइए किसी प्राइवेट शॉप पे तो आप कहेंगे मैं मिनिस्टर का रिलेटिव हूँ, तो कहेंगे यूर मोस्ट वेलकम, कॉफ़ी ये। आप कहेंगे मैं एक सामान्य आदमी हूँ, क्या कहते हैं, कॉमन मैन, तो फिर आपको खड़ा करके ही बात करेगा। मिनिस्टर का रिलेटिव है तो उसकी जो चार्जेज होंगे कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, लोक प्रशासन जब कार्य करेगा जनता के साथ तो वह विभिन्न व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। निजी प्रशासन सेवा प्रदान करते समय व्यक्तियों के मध्य भेदभाव करता है या कर सकता है। यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। या इसका एक और अर्थ है, बहुत डिटेल जब टॉपिक पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि सिविल सेवक जब सिविल सेवा में कार्य करेगा तो वह बिना अपने विचारों से क्या रहेगा, निरपेक्ष रहेगा, तटस्थ रहेगा, बिना किसी भी बायसनेस, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर जो भी नीतियां बनेंगी शासन की, उन नीतियों को जनता के लिए एग्जीक्यूट करेगा। आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, नो मीनिंग। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसे आप एग्जीक्यूट करिए ईमानदारी से। ये भी तटस्थता, ढेर सारे अर्थ में थोड़ा सा बस यहाँ बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और अनामता का सिद्धांत, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का सिद्धांत है संसदीय शासन प्रणाली में, कि जो भी शासन की नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसके लिए फ्लोर ऑफ हाउस, संसद के फर्श पर मंत्री उत्तरदायी होता है। मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि नीतियां, सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, नीतियां मंत्री बनाता है। ब्रिटेन में मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में, ब्रिटेन में स्प्लिट सिस्टम है, मंत्री। हमारे भारत में अभी स्प्लिट सिस्टम पूर्णतः लागू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारे मंत्रियों का स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अनामता क्या कहता है, अनामता का सिद्धांत कहता है कि लोक प्रशासन जो वो फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब संसद में उनके नाम से अनाम है, वो उनके नाम से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बल्कि प्रश्न काल में, क्वेश्चन आवर्स में पढ़ाएंगे आपको प्रशासन पर नियंत्रण, वहाँ बहुत मजा आएगा आपको। मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री इज रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एनामिटी। फिर से सुनिए हिंदी माध्यम। अनामता का सिद्धांत क्या है, प्रशासन या लोक प्रशासन द्वारा या लोक प्रशासक द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कौन उत्तरदायी है, मिनिस्टर। तो ये अब निजी प्रशासन में तो ऐसा नहीं है ना भाई। अगर कोई भी इंटरप्रेन्योरियल कोई कार्य करेगा, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरियल, तो अगर जनता के लिए कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उत्तरदायी है, चर्चा होगी संसद में उसके नाम से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डिफरेंसेस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एनामिटी, तटस्थता एवं अनामता का सिद्धांत। इसके अलावा लोक प्रशासन चाहे वैश्विक स्तर पर कोई भी कंट्री हो, हमेशा पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक दिशा निर्देशन में कार्य करता है। अर्थात नीतियों के निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन में राजनीति से वह दिशा निर्देशित होता है। In policy making and policy implementation, public administration is controlled or directed by political agency। आप कुछ नहीं आप कर सकते हो, सिर्फ आपका जो सरकार जो पॉलिसी बनाएगा आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आप असिस्ट कर सकते हो शासन के हायर लेवल पे, एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप उसमें असिस्ट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, बट पॉलिसी पर डिसीजन लेना फाइनल अथॉरिटी किसकी है, मंत्री। क्योंकि मंत्री रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति। पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद के थ्रू मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्या हो गया कि राजनीतिक दिशा, जैसे पॉलिटिकल डायरेक्शन आएगा। और आज अब
अब तो चुनाव आने जा रहे हैं, अब देखिए शासन की नीतियाँ कैसे बन रही, कैसे कैसे लागू होंगी, पॉलिटिकल डायरेक्शन कैसे आएगा। मतलब लोक प्रशासन में राजनीतिक दिशा निर्देशन होता है, लोक प्रशासक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में पॉलिटिकल एजेंसी राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक निकायों से क्या होते हैं, दिशा निर्देशित होते हैं। अब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या प्राइवेट सेक्टर है, उसको कोई मंत्री डायरेक्टली गाइडलाइन नहीं जारी कर सकता। इनडायरेक्टली क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं फिर मैं बोल रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये सैद्धांतिक है। तो निजी प्रशासन सापेक्षिक रूप से यहाँ पर इसका अभाव, लैक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वर्क कंडक्शन, कार्य संचालन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिस है वो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। तो लोक प्रशासन में कार्यों का संचालन नौकरशाही पर आधारित है, और जब नौकरशाही पर आधारित है तो कुछ उसके बैड रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लाल फीताशाही, रेड टेपेज, और उसके ट्विंस हैं, कौन है, नेपोटिज्म एंड करप्शन। तो ये इससे तो आप लोग परिचित होंगे कि लोक प्रशासन चूंकि किस पे आधारित है, वर्क कंडक्शन ब्यूरोक्रेसी पे, परिणाम स्वरूप यहाँ पर लाल फीताशाही पाया जाएगा। और लाल फीताशाही वर्ड है, बताएंगे, सब बताएंगे। फाइलों पे जो लाल फीता, अब तो नीला फीता भी बात दिया जाता है, उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1921 से भारत में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? लिखित अभिलेख रखने की प्रणाली, जो राइटिंग में रिकॉर्ड रखने की प्रणाली आई ब्रिटिश भारत में, वहाँ शुरू हुआ कि फाइलों पे लाल फीता बांधा जाए। एक गाइडलाइन आई थी सरकार का, खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो वर्क कंडक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी आएगा तो अपने साथ किसको लेके आएगा, रेड टेपेज, डिले इन डिस्पोजल ऑफ वर्क। रेड टेपेज में क्या होता है, फाइल यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, फाइल कहाँ गई, पता नहीं कहाँ है फाइल, फिर फाइल पे कुछ रखना पड़ता है, वजन उड़े ना फाइल, समझ रहे हैं ना, वजन रखना पड़ता है। वजन मतलब कुछ उठा के रख दिया तब फाइल मिलती है, और फाइल जब मिलेगी तो अभी मैंने बताया नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद एंड करप्शन, भ्रष्टाचार। सापेक्षिक रूप से, ऐसा नहीं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फेयर है, सॉरी, सापेक्षिक रूप से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो या डायरेक्टली वर्क कंडक्शन वहाँ पे नौकरशाही पे आधारित नहीं है, नौकरशाही है लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की अपनी अलग ब्यूरोक्रेसी है, एक अलग ढांचा है। तो कंपैरेटिवली वहाँ पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन सोशल इफिशियंसी की बात करता है, सामाजिक दक्षता, मतलब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, अंत्योदय योजना, समाज का जो सबसे अंतिम वर्ग है उसको उठाइए। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी किससे मोटिवेटेड थे, टॉलस्टॉय या रस्किन, मैं थोड़ा सा पहले गांधी, नेहरू, टैगोर हम लोग तैयारी में पढ़ते थे यूपीएससी में, शायद टॉलस्टॉय से थे या रस्किन बॉन्ड से, जो भी है। तो अंत्योदय योजना मतलब ये सोशल इफिशियंसी है, सामाजिक कुशलता, मतलब समाज में जो वंचित वर्ग है, जो गरीब है, उसकी देखभाल करना है इसका लक्ष्य। जबकि प्राइवेट सेक्टर आर्थिक दक्षता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान पीटर ड्रकर का कहना है कि लोक प्रशासन सोशल एफिशिएंसी पर बल देता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सामाजिक दक्षता, और वो आर्थिक दक्षता की बात करेगा पीटर ड्रकर के शब्दों में। और लास्ट में देखिए, हालांकि ये सिर्फ कॉलोनियल कंट्री में ही है, औपनिवेशिक देशों में ही है लास्ट वाला पॉइंट, लोक प्रशासन में, सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन है। चैलेंजिंग वर्क तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कह देता हूँ, इंटरव्यू के लिए लोग बच्चे कहते हैं कि चुनौतीपूर्ण कार्य है। इंटरव्यू पूछा था आप क्यों बनना चाहते हैं, तो आप बताते चैलेंजिंग वर्क है। हाँ, ये जरूर मैं मानूंगा,
डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, कार्य विविधता। आप कभी सचिव है, कभी डीएम है, कभी डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप प्रमुख हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, एटॉमिक, कहाँ कहाँ आपको कार्य करना पड़ता है, तो विविधतापूर्ण कार्य करना पड़ता है। पब्लिक सेक्टर में आ रहा है लेकिन अभी इतनी डाइवर्सिटीज नहीं है। तो ये देखिए, आपको मैंने इतने पॉइंट्स बता दिया कि इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या क्या है और डिससिमिलरिटीज़ क्या क्या है। अब प्रश्न मैं यहीं पे 2 प्रश्न डिस्कस कर दूं, फ्रेमिंग बाद में कराऊंगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही जीनस के 2 स्पीसीज हैं जिनके अपने विशिष्ट मूल्य एवं तकनीकी हैं। यूपीएससी में शायद 2005 या 2 में है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कर रहा, निकाल नहीं हो रहा है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, अब जीनस स्पीसीज आ गया। आप तो डर गए होंगे कि अरे ये क्या पूछ लिया। अरे कुछ नहीं है, साइंस आपके सिलेबस में है ना, तो टैक्सोनॉमी होता होगा वहाँ पे, कार्ल लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्लासिफाइड किया गया है, तमाम है, फाइलम, किंगडम, सो सबसे लास्ट में जीनस और स्पीसीज। ये हायरार्कियल, प्लांट और एनिमल का एक हायरार्कियल चेन है ये। जैसे मानव, होमो सेपियन, सेपियन, तो मानव के पहले कौन था? मानव से का पूर्वज तमाम पढ़े होंगे, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल। तो क्रो-मैग्नन, निएंडरथल ये क्या है? ये स्पीसीज हो गया, सेपियन स्पीसीज, होमो सब में लगा है, जीनस। तो वही ये कहना चाह रहा है कि प्रशासन के 2 पार्ट है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, उनके बीच समानता है। समानता के साथ कह रहा है अपनी मूल्य और तकनीकी, मतलब डिफरेंसेस ज़्यादा है। यही लिखना आपको, बस यही, कुछ नहीं लिखना है, कोई प्रश्न है। और अभी आपको मैंने बताया था 2000 जब भी पूछा गया 2000 में, शायद 10 के आसपास, कि लोक प्रशासन, कोई भी प्रशासन नितांत रूप से समान नहीं हो सकता है। तमाम समानताओं के बावजूद कोई भी प्रशासन नितांत रूप से समान नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे, अब स्टेट लेवल पर तो मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी चर्चा करना, आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे। देखिए, मैं आज आपको एक और टिप्स देने जा रहा हूँ। अनसॉल्व पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। जब आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाए, कोई भी एक्सपर्ट से आप पढ़िए, XYZ, तो अनसॉल्व पेपर से देखिए कि आप पढ़ाने के बाद सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब यूपीएससी क्या करता है, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज करता है। ये देखना चाहता है कि आप उस टॉपिक को कितना बेहतर आपका अप्रोच है, या आपने कितना बढ़िया कंसेप्ट डेवलप किया है। इसलिए आप जब प्रश्न देखते हैं तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, चाहे जैसे प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है। मैं इसकी फ्रेमिंग कराऊंगा, सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग यही है, लेकिन एक अलग से फ्रेमिंग चलेगा जो मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया है। तो ये आज आपका पहला मुद्दा था, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन। मीन्स कि दोनों, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के मध्य सिमिलरिटीज़ हैं, डिससिमिलरिटीज़ हैं। एक नया मुद्दा है, अभी हाजिर होता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो मुद्दा होगा 21st सेंचुरी में लोक प्रशासन, निजी प्रशासन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन 21st सेंचुरी। तुरंत आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।